एसपी साहब अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक पंक्चर की दुकान पर एसपी साहब गाड़ी रोक देते हैं। दरअसल उनकी जो स्टेपनी है उसके अंदर हवा नहीं है और वह नहीं चाहते कि उन्हें परिवार के साथ किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। इसी वजह से वह वहां पर रुकते हैं और पंक्चर वाले को इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक से जैसे ही उनकी नजर उस पंक्चर वाले पर पड़ती है तो वह एकदम से भावुक हो जाते हैं और भागकर जाकर उसके गले लग जाते हैं। इधर पंक्चर वाला भी एसपी साहब को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आता है। यह सब कुछ देखकर एसपी साहब का परिवार पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहां पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जिनकी सवारियां पंक्चर हो गई थीं। वे भी यह सब देखकर पूरी तरह से चकित रह जाते हैं। कौन थे एसपी साहब और वह किस वजह से इस पंक्चर वाले के गले लग रहे थे? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। गुजरात के अहमदाबाद में एक सरकारी कॉलेज होता है जिसमें योगेश नाम का एक लड़का पढ़ाई करता है। योगेश अहमदाबाद के पासी गांव का रहने वाला है और अहमदाबाद से उसके गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। वह रोज अपने गांव से आकर इस सरकारी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। योगेश के घर में उसकी मां थी। उसकी मां ने मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया था। उसका सपना था कि बेटा बहुत ज्यादा तरक्की करे और अपनी जिंदगी में कभी भी उतना परेशान न हो जितनी परेशानियां उसने झेली हैं। दरअसल योगेश के पिता की मौत काफी पहले हो चुकी थी। उसके बाद से उसकी मां ने ही उसकी देखभाल की थी। उनके पास कोई भी बैकअप नहीं था, यानी एक छोटा सा मकान था जिसमें मां बेटे रहते थे। इसके अलावा उनके पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं थी। पिता मजदूरी किया करते थे और उनके गुजर जाने के बाद मां ने भी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पेट भरना शुरू कर दिया था। योगेश ने अपनी 12वीं की पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसे ग्रेजुएशन करनी थी। इसके लिए उसने वहां के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। योगेश रोज सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए आता और छुट्टी होने के बाद वापस चला जाता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और उसे कोई खास परेशानी नहीं थी। तभी अचानक एक दिन जब योगेश कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में उसे एक फर्नीचर की दुकान दिखी। इस फर्नीचर की दुकान को शहीद नाम का व्यक्ति चलाता था। शहीद एक मुस्लिम व्यक्ति था और वहां पर फर्नीचर बनाकर बेचता था। एक दिन जब योगेश कॉलेज जा रहा था उसी दौरान दुकान से कुछ फर्नीचर लोड करना था, लेकिन वहां कोई वर्कर मौजूद नहीं था। शहीद अकेले ही उस फर्नीचर को उठाने की कोशिश कर रहा था। योगेश ने जब यह देखा तो वह भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और फर्नीचर को लोड कराने में उसकी मदद की। शहीद यह देखकर हैरान रह गया कि किसी अनजान ने उसकी मदद की। इस घटना के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया, दोस्ती का। जब भी योगेश वहां से गुजरता, शहीद उसे बुलाकर अपने पास बैठा लेता और दोनों के बीच बातें होने लगीं। बातचीत के दौरान योगेश को पता चला कि शहीद के पास अच्छा खासा पैसा है और उसके पिता घर पर रहते हैं। यह बिजनेस उन्हीं का था जिसे शहीद चला रहा था। शहीद के 3 बड़े भाई थे जिनकी शादी हो चुकी थी और वे अलग रहते थे। शहीद की भी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था। उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। वहीं जब शहीद को योगेश की परिस्थिति के बारे में पता चला तो उसे यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी मां अकेले मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रही है और उसका सपना है कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़े मुकाम तक पहुंचे। शहीद ने योगेश से कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। समय बीतता गया और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। योगेश और शहीद की दोस्ती और भी गहरी हो गई। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद योगेश घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और इस दौरान वह शहीद से कम मिलने लगा, क्योंकि उसे अब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना था। जब भी योगेश को बाजार का कोई काम होता तभी वह शहीद से मिलने जाता। शहीद जब भी उसे देखता तो पूछता, क्या हाल है भाई? योगेश उसे बताता कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और अगर वह अच्छे से पढ़ाई कर ले तो एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगा। शहीद उसे बहुत मोटिवेट करता और कहता,
तू जरूर से एक बड़ा अधिकारी बनेगा क्योंकि तेरे अंदर पढ़ाई का जुनून है। इस तरह एक और साल बीत गया। ग्रेजुएशन के 1 साल बाद भी योगेश को सफलता नहीं मिली। उसे लगा कि अगर उसे इस परीक्षा को पास करना है तो उसे कोचिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन कोचिंग के लिए पैसों की जरूरत थी। यही सोचकर वह बहुत उदास हो गया। जब उसने अपनी मां की तरफ देखा तो यह ख्याल अपने मन से निकाल दिया कि वह बाहर जाकर कोचिंग करेगा, लेकिन यह बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। इसी दौरान एक दिन वह अपने दोस्त शहीद के पास गया तो वहां पर जाकर उससे बात करने लगता है, लेकिन जब शहीद योगेश का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसको कोई परेशानी है। इसी वजह से शहीद उससे पूछने लगता है, भाई क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जो तुम्हारे चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही है। पहले तो योगेश इन बातों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब शहीद उसे बार बार पूछता है तो उसके बाद मजबूरन उसे बताना पड़ता है, मैं यहां पर रहकर पढ़ाई तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं यहां से अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाऊंगा और इस टेस्ट को क्लियर कर पाऊंगा। अगर मुझे यह टेस्ट क्लियर करना है तो मुझे बाहर कोचिंग के लिए जाना होगा। इसके बाद शहीद कहने लगता है, यह तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो तुम जाओ कोचिंग के लिए, तुम्हें कौन रोक रहा है भला। इसके बाद योगेश थोड़ी देर तक मौन हो जाता है और शहीद उसकी भावनाओं को समझ जाता है। दरअसल उसे पहले से योगेश की हालत के बारे में पता था और जब बाहर जाने की बात आई, कोचिंग करने की बात आई, तो जिस तरह से योगेश चुप पड़ा था उसे महसूस हो गया था कि उसके पास पैसे नहीं हैं और इसी वजह से वह ऐसा कर रहा है। इसके बाद शहीद कुछ भी नहीं सोचता है और सीधा अपने पास से 000 निकालकर योगेश के हाथ में थमा देता है और कहता है, ये लो भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसों की दिक्कत है, तो ये लो पैसे और बाहर जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। जब योगेश अपने हाथ में 000 देखता है तो पहले तो वह शहीद से मना करता है, लेकिन शहीद कह देता है, कोई बात नहीं भाई, जब तुम बड़े अधिकारी बन जाओ तो उसके बाद इन पैसों को लौटा देना। इस बात को सुनकर योगेश कहने लगता है, नहीं यार, मैं इन पैसों को नहीं रख सकता। कल को अगर मैं बड़ा अधिकारी नहीं बना तो फिर मैं इतने सारे पैसे कहां से लौटाऊंगा। शहीद कहता है, अगर नहीं बनते हो तो कोई जरूरत नहीं, मैं पैसे तुमसे मांग कहां रहा हूं, तुम इन पैसों को ले जाओ और अपनी पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हें मुझे जल्द से जल्द एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाना है। यह बात सुनकर योगेश ना चाहते हुए भी उन पैसों को रख लेता है और उसके बाद वहां से अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। जब मां को यह पता चलता है कि बेटा कोचिंग के लिए जा रहा है तो पहले तो वह उससे कहती है, बेटा कहां जा रहा है, यहीं पर रहकर पढ़ाई कर ले, मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन जब बेटा बताता है, मां वहां पर रहकर ही मैं पढ़ाई कर सकता हूं, अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाऊं, अगर नहीं कहती हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, लेकिन यहां पर मुझे लगता नहीं है कि मैं इस टेस्ट को क्लियर कर पाऊंगा। जब मां सुनती है कि बेटा टेस्ट को क्लियर करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है तो वह भी उसे हामी भर देती है और कहती है, ठीक है बेटा, तू चला जा, बेशक कोई भी दिक्कत नहीं है। मां अपने बेटे को आंखों में आंसू लेकर विदा करती है और योगेश भी अपना पूरा सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद वह कोचिंग करता है और कोचिंग करने के बाद इस बार एक ही बार में तीनों टेस्ट को क्लियर कर देता है। वह पूरी तरह से क्वालिफाई हो गया था और फिलहाल एक आईपीएस ऑफिसर बन गया था। इसके बाद जैसे ही उसे खुशी की खबर मिलती है तो वह अपने दोस्त शहीद के पास फोन लगाता है और उसे बताना चाहता है कि तुम्हारे दिए हुए पैसों से आज मैं कामयाब हो गया हूं, लेकिन उसके दोस्त का नंबर नहीं मिल पाता है। इसके बाद वह अपनी मां के पास इस खबर को पहुंचाता है। मां जब इस बात को सुनती है तो बहुत खुश होती है। जैसे ही योगेश गांव आता है तो गांव के अंदर अलग ही तरह का माहौल बन जाता है। उसके बाद गांव आने के बाद वह सबसे पहले अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसने उसे पैसे दिए थे ताकि वह इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सके।
वहां से वह अहमदाबाद की उस फर्नीचर शॉप पर जाता है जहां पर कभी शहीद काम किया करता था। लेकिन वहां जाने के बाद यह देखता है कि इस जगह पर अब कुछ और खुला हुआ है और यहां पर शहीद का नामो निशान भी नहीं है। इसके बाद वह आस पड़ोसियों से इस बारे में पूछता है तो लोग उसे बताते हैं लगभग 6 महीने पहले अचानक से इसकी दुकान में आग लग गई थी और आग लगने के कारण पूरा फर्नीचर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद इसने इधर उधर से कुछ पैसे लेकर फर्नीचर बनवाया था, लेकिन जब इसका फर्नीचर बर्बाद हो गया तो उसके बाद कर्जदार इसे तंग करने लगे। इसी वजह से इसने अपनी यह वाली जगह और घर वाली जगह भी बेच दी और बेचने के बाद न जाने सभी कहां चले गए। इस बात को सुनकर योगेश को बहुत बुरा लगता है कि उसका दोस्त न जाने कहां चला गया जिसने उसे इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया था। इसके बाद योगेश उसके घर का एड्रेस लेता है और वहां जाकर अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वहां के अड़ोस पड़ोसियों को भी उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वे भी उसे मना ही कर देते हैं। योगेश मायूस होकर अपने घर लौट आता है और वहां आकर अपनी मां को बताने लगता है, मां, जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए थे वो ना जाने यहां से कहां चला गया और मैं उसको यह बात भी नहीं बता पाया कि मैंने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया है और मैं अपने मुकाम को हासिल कर चुका हूं। इस बात को सुनकर मां भी बड़ी मायूस होती है, लेकिन फिर वह कहती है, बेटा, जो कुछ भी होता है उसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो ऊपर वाले की करनी है। तू इस पर सवाल मत उठा, बस इसके साथ चलता रह, जैसा वह चाहता है वैसा होकर रहेगा। इसके बाद योगेश भी अपनी मां की बात को सुनता है और फिर वहां से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। योगेश वहां से ट्रेनिंग के लिए चला गया था और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जगह पर हो जाती है। लेकिन जितने दिनों वह ट्रेनिंग में था और जब भी कभी कोई उससे कहता, तूने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, तू मेहनती आदमी है, तो उसके बाद तुरंत उसे शहीद की याद आ जाया करती और वो बातें याद आया करती जब वह कहा करता था, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इन बातों को सोच सोचकर वह शहीद को याद करता रहता है। पोस्टिंग के बाद अचानक से वह शहीद को ढूंढने लगता है। अपनी पुलिस पावर का प्रयोग करके वह उसे ढूंढता है, लेकिन कैसे भी करके वह उसे नहीं ढूंढ पाता है। कहीं से भी उसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। सभी लोग उससे मना कर देते हैं कि यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और हमने कभी भी शहीद को नहीं देखा है। इसके बाद योगेश अपने काम में व्यस्त हो जाता है और काम में व्यस्त होने के बावजूद भी वह बार बार शहीद को याद किया करता है। योगेश जब नौकरी में लग जाता है तो उसके लिए अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आने लगते हैं और एक लड़की से योगेश शादी भी कर लेता है, क्योंकि उसकी उम्र भी हो गई थी और साथ में वह अच्छा खासा कमा भी रहा था। लेकिन शादी के समय भी उसे अपना दोस्त शहीद बार बार याद आया करता है, क्योंकि जो कुछ भी कामयाबी उसके पास है वो अपने दोस्त की ही वजह से है। लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि वह कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल बीतने लगता है और धीरे धीरे अब इस बात को, यानी कि योगेश और शहीद को मिले हुए लगभग 10 साल बीत जाते हैं। बीते 10 सालों में योगेश को एक बेटा भी हो जाता है और उस बेटे को पाकर वे दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। योगेश की जो मां होती है वह अपने पोते को दिन भर खिलाया पिलाया करती है और अच्छे से उनका समय बीत रहा था। एक दिन ऐसे ही योगेश की पत्नी अपनी सास से कहने लगती है, मां जी, देखो ना, आपके बेटे को इतना पैसा कमाते हुए काफी समय हो गया, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन फिर भी हमें कहीं घूमने के लिए नहीं ले जाते। दरअसल जो योगेश की पत्नी थी उसे घूमना बड़ा ही अच्छा लगता था और इसी वजह से वह अपनी सास से इसकी शिकायत कर रही थी। जैसे ही उसकी सास यह बात सुनती है तो वह समझ जाती है कि बहू का घूमने का मन है। तो जैसे ही शाम के समय योगेश अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो वह उससे कहती है, बेटा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें बहू को लेकर घूमने जाना चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं तुम्हें अकेले कहीं बाहर गए हुए, तो यह बड़ा अच्छा रहेगा। इसके बाद पहले तो योगेश मना करता है और काम का बहाना बनाता है, लेकिन जब मां आदेश दे देती है
तो उसके बाद योगेश अपनी माँ की बात को मानता है और 2-3 दिन बाद घूमने का प्लान बनाता है। उस दिन के लिए अपनी माँ को भी तैयार करता है। माँ पहले तो मना करती है, लेकिन जब योगेश जिद करता है और कहता है, माँ मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, तो इसके बाद माँ भी उसकी बात मान जाती है और पूरा परिवार अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाता है। वे लोग रास्ते में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उसे एक पंचर की दुकान दिखाई देती है। पंचर की दुकान देखकर योगेश को याद आता है कि उसकी गाड़ी की स्टेपनी में हवा नहीं है, तो क्यों ना वह उसे यहीं से दुरुस्त करवा ले। फैमिली के साथ घूमने जा रहा था, अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। यही सोचकर योगेश अपनी गाड़ी वहां पर लगाता है जहां पर वह पंचर की दुकान थी और गाड़ी से उतरकर पंचर वाले को इधर उधर ढूंढने लगता है। पंचर वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने टोपी पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी और वह वहां पर एक दूसरी गाड़ी का पंचर बना रहा था। वह नीचे मुंह करके अपनी धुन में लगा हुआ था, लेकिन तभी योगेश उसे आवाज देता है और कहता है, भाई मेरी गाड़ी में भी पंचर लगा दो, क्योंकि मुझे कहीं दूर जाना है। अब इसके बाद जो मुस्लिम व्यक्ति पंचर लगा रहा था वह अपना चेहरा ऊपर की तरफ करता है और योगेश की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। और जैसे ही वह उसकी तरफ देखता है तो वह देखते ही योगेश को पहचान जाता है। इधर योगेश भी जैसे ही उस पंचर बनाने वाले को देखता है तो वह भी उसे झट से पहचान जाता है, क्योंकि सामने जो पंचर बना रहा था वह और कोई नहीं, उसका वही दोस्त शहीद था जिसने कभी उसे 0-0-0-0 दिए थे उसे कामयाब होने के लिए। इसके बाद योगेश एकदम से भागकर जाता है और इधर जो शहीद होता है वह भी खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लगते ही एक दूसरे की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जो योगेश होता है वह रोते हुए पूछने लगता है, भाई तुम कहां चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। इसके बाद जो शहीद है, जो एक मुस्लिम व्यक्ति जो पंचर लगाया करता है, उसके गले मिल रहा है। उसके कपड़े भी गंदे हैं, लेकिन फिर भी वह उसके गले लग रहा है। यहाँ पर उस दुकान पर कुछ और लोकल व्यक्ति भी बैठे हुए थे, जो जैसे ही ये सब कुछ देखते हैं तो एकदम से वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस पंचर वाले के गले लग रहा है। इसके बाद योगेश और शहीद एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होने के बाद जो शहीद होता है वह उससे पूछता है, तुम्हें बड़े दिनों बाद देखा है, सुनाओ कैसा हालचाल है, क्या तुम कामयाब हो गए या नहीं हुए? तो जो योगेश होता है वह अपनी पूरी बात उसे बताता है और कहता है, मेरी मां भी आई है और मेरी पत्नी भी है। शहीद जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह उन्हें अपने घर के अंदर बुलाने लगता है। दरअसल शहीद का जो घर था वह इस पंचर वाली दुकान के ही साइड में था और यहीं पर रहकर वह काम किया करता था। इसके बाद जो शहीद होता है वह एक व्यक्ति को फोन करता है और फोन करने के बाद बची कुची गाड़ियों में पंचर लगाने के लिए कह देता है। शहीद जो होता है वह योगेश की मां और उसकी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर जाने लगता है। योगेश ने भी अपनी मां को बता दिया था कि मां, यह वही शहीद है। जैसे ही शहीद का नाम योगेश की मां और उसकी पत्नी सुनती हैं तो एकदम से उसे पहचान जाती हैं, क्योंकि योगेश अक्सर शहीद के बारे में अपनी मां और अपनी पत्नी से बात किया करता था। इसी वजह से वह झट से उसे पहचान जाती है। योगेश अपने परिवार के साथ शहीद के घर में जाता है और वहां जाकर घर के अंदर की हालत देखता है। घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके घर में उसका बुजुर्ग पिता था और उसके बच्चे भी घर पर ही रहा करते थे। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह कहीं पढ़ने के लिए जाया करते होंगे। इस बात को देखकर योगेश मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वह अपने दोस्त शहीद से पूछने लगता है, भाई तुम ये बताओ कि तुम यहां पर इस तरह से कैसे? क्योंकि तुम्हारा तो अच्छा खासा कारोबार था, तुम चाहते तो दोबारा से भी ऐसा कारोबार कर सकते थे। लेकिन तभी जो शहीद होता है वह अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है, भाई वहां से मेरी दुकान में आग लग गई थी और उसके बाद कर्ज को चुकाने के लिए हमने अपना सब कुछ बेच दिया। बेचने के बाद मैंने अपने भाइयों से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन लोगों ने मदद देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं।
फिर मैंने ठान लिया कि कोई बात नहीं, अपने आप से मेहनत करूंगा और मेहनत करने के बाद दोबारा से उस मुकाम को हासिल करूंगा। यही सोचकर मैं इस शहर में आ जाता हूं और यहां पर यह घर भी किराए का है। किराए का घर लेकर यहां पर फर्नीचर का काम करने के लिए सोचता हूं, लेकिन फर्नीचर के काम के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए थे और इतने पैसे मेरे पास भी नहीं थे। साथ में पिताजी भी बीमार रहने लगे थे, क्योंकि जब से उस दुकान में आग लगी है उसके बाद से उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है और तभी से उनकी दवाइयां चलती रहती हैं। मैं इस बारे में सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान था और तभी अचानक से मुझे झांत होता है कि थोड़े पैसों से एक पंचर का काम चल जाएगा, जिससे मेरे घर का गुजारा तो हो ही जाएगा। यही सोचकर मैं पंचर बनाने का काम करने लगा और यहीं पर अपने समय को व्यतीत कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए शहीद की आंखें एकदम से भर आती हैं, लेकिन फिर वह इन सभी बातों को किनारे करते हुए कहने लगता है, खैर छोड़ो इन बातों को, हम भी किन बातों में चले गए, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बनवा देता हूं। लेकिन जो योगेश होता है वह उससे मना करने लगता है। तभी जो शहीद होता है वह कहता है, क्यों भाई, अब मैं गरीब हो गया तो तू मेरे घर का पानी नहीं पिएगा। इसके बाद योगेश कहने लगता है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तू तो इस बात को गलत ही ले रहा है। मैं दरअसल कहीं जाने की जल्दी में हूं, इसी वजह से मना कर रहा था। ले आ, जो कुछ तुझे लाना है उसे मैं खा पी कर ही जाऊंगा। इसके बाद जो योगेश की पत्नी होती है वह जैसा भी उनसे चाय पानी बनता है उनको पिलाती है। पीने के बाद जो योगेश होता है वह शहीद से विदा लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी हालत को देखने के बाद और साथ में अपने दोस्त की कंडीशन को देखने के बाद वह बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोच चुका था। मुसीबत के समय में शहीद ने उसको बहुत ज्यादा सहारा दिया था और अब बारी थी योगेश की अपना फर्ज निभाने की। इसके बाद जब योगेश अपने घर जाता है तो सबसे पहले शहीद के पिता का इलाज वहां के सरकारी अस्पताल में कराता है। जब एसपी साहब बोलते हैं कि इसका अच्छे से इलाज होना चाहिए, तो उसके बाद जो वहां के सरकारी डॉक्टर होते हैं वह भी अच्छी तरह से उनका इलाज करते हैं और शहीद का एक भी रुपया उसमें खर्च नहीं होता है। अब इसके बाद वह उसके बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराता है और कहता है कि बच्चों को रोज स्कूल जाना होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। शहीद उसे पहले तो मना करता है, लेकिन जो योगेश होता है वह उसे अपनी कसम दे देता है और कहता है, तू मेरा दोस्त है ना, तो तू चुपचाप रहेगा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तू मुझे करने दे। इसके बाद जो शहीद होता है वह चुपचाप रह जाता है और योगेश अपने काम को आगे करने लगता है। योगेश अपने पास से कुछ पैसे लगाता है और पैसे लगाकर दोबारा से फर्नीचर का ऐसा ही कारोबार खड़ा कर देता है जैसा उसने वहां पर किया था। उस कारोबार के लिए योगेश ने अपनी ही जमीन खरीदी थी और उसके ऊपर ही रहने का इंतजाम भी करा दिया था। यानी कि नीचे दुकान थी और ऊपर मकान था। बहुत बड़ा शोरूम फर्नीचर का उसने खोल कर दे दिया था। जब वह उसे वहां पर शिफ्ट करता है तो शहीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। योगेश जब इस बात को देखता है तो वह उसे चुप कराने लगता है और कहता है, भाई क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तो उसके बाद वह कहता है, भाई देखो ना, तुम मेरे भाई हो, केवल मैंने तुम्हें 0-0 दिए थे तुम्हारे मुसीबत के समय पर, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ इतना किया है जितना मेरे सगे भाई भी नहीं कर सकते। यह बात सुनकर योगेश उसके आंसू पोंछता है और कहता है, भाई यह दोस्ती हमारी अलग तरह की है, इसमें किसी भी तरह का द्वेष भाव नहीं है। जब मेरे पर मुसीबत का समय आया था तो तुमने मेरा साथ दिया था ना, तो इसी वजह से अब मैं तेरा साथ दे रहा हूं। आराम से अपनी जिंदगी को जी। जब तुम्हें जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि मुझे मदद की जरूरत है तो उस टाइम पर मेरी मदद कर देना। इसके बाद जो शहीद होता है वह वहां से उस दुकान में शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से उस फर्नीचर के काम को करने लगता है। अब शहीद बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताया करता है और जो योगेश होता है वह बार बार उससे मिलने के लिए भी आया करता है। शहीद भी अपने परिवार के साथ योगेश से मिलने के लिए जाया करता है। अब तक भी उन दोनों के घर तक का आना जाना है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अपना सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है गंगा चरण जी का। गंगा चरण जी लिखते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है और दिल को छू गई है। तो गंगा चरण जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है सिद्धनाथ मौर्य, कैमूर, बिहार से। ये हमारी स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। तो सिद्धनाथ मौर्य जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है राकेश, एमपी से। राकेश जी हमारी हर वीडियो को देखते हैं और ज्यादातर वीडियोस पर अपने कमेंट छोड़ा करते हैं। तो राकेश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा और आखिरी कमेंट आता है महेश जी का। महेश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में उनके भी नाम आ जाएंगे। आप लोग हमें इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।